नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। पूरी दुनिया भर में होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स इस टाइम पे हो रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपके फाइनेंसेस को मतलब आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू या फिर आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को जो भी चीज़ इम्पैक्ट कर रही है पूरी दुनिया में इस वक़्त, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास लेकर आएँगे और उससे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बिना वक़्त बर्बाद करते हुए मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से और सबसे पहला आर्टिकल है अजय बांगा जी द्वारा। यहाँ पे आप देखिए कि एक छोटा-सा इंटरव्यू है, क्यू एंड ए टाइप का है ये एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इस टाइम पे वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? एक इंडियन ओरिजिन के हमारे लीडर हैं और अजय बांगा उनका नाम है। हमने कवर भी किया था इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने बहुत यहाँ पे पॉइंट्स लेकर आए हैं ये इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इंडिया के पास 5 साल है अगर वो बिल्ड करना चाहता है चाइना प्लस 1 सप्लाई। तो चाइना प्लस 1 सप्लाई अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल 5 साल का टाइम है, तभी हम इतने ही पीरियड में हम काम कर सकते हैं अगर हमें ये अचीव करना है तो। अगर वर्ल्ड वाइड चर्न अगर आप देखोगे टैरिफ की वजह से, तो ये एक चांस है इस टाइम पे जो टैरिफ आया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, एक चांस, एक रीसेट है डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा कि वो अपने बैरियर्स को हटाएं। देखिए, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हमारे यहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और जल्दी से इवॉल्व करें अपने ट्रेड एनवायरमेंट को। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट का कहना है और ऑफ कोर्स इंडिया को ये पॉइंट पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाउ डू यू सी द वर्ल्ड इकोनॉमी? आप दुनिया की इकोनॉमी को ऐसे देखते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टर्मोइल? इनका क्या ओपिनियन है, एक बार ये जानते हैं। तो इनका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी अच्छा कर रही है। रियल प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉन्वर्सेशंस है अराउंड द जियोपॉलिटिक्स और टैरिफ्स, इसने एक अनसर्टेनिटी की डिग्री क्रिएट कर दी है एंड वॉलेटिलिटी आ गई है स्टॉक मार्केट्स में। तो स्टॉक मार्केट तो बाउंस करता रहता है इधर से उधर अगर आप देखोगे, लेकिन अभी ये काफी अच्छा कर रहा है। बॉन्ड मार्केट भी बाउंस हुआ लेकिन ये भी सेटल हो चुका है और डॉलर डिक्लाइन हुआ है थोड़ा बहुत। तो एक फीलिंग क्या है? फीलिंग ये है कि इस टाइम पे अगर आपके पास अनसर्टेनिटी है ना, तो इससे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिले हो जाएंगे। मतलब आज अगर लेट्स लेट्स से मेटा या एनवीडिया या टेस्ला कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने वाला होगा माइक्रोसॉफ्ट, तो वो कहीं ना कहीं डिले करेगा डिसीजंस को कि क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा अनसर्टेनिटी कम हो जाए, उसके बाद मैं करूंगा। तो विल द कंज्यूमर्स डिले परचेजिंग डिसीजंस? अगर ये ऐसा होता है देन यस, तो आप स्लो डाउन देखोगे ग्लोबल इकोनॉमी में और इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज, वहां पर भी आपको स्लो डाउन देखने को जरूर मिलेगा। फिर इनसे पूछा गया कि आप हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज पोजिशनिंग और ग्लोबलाइजेशन पर इससे क्या असर पड़ सकता है? तो इन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का अगर आप डेटा देखोगे तो 100 से ज्यादा बायलेटरल और रीजनल डील्स हो चुकी हैं पिछले 10 सालों में, इंक्लूडिंग सीपीटीपीपी, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप्स एंड आरसीईपीज, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। तो क्या मतलब यहाँ पे चेंज आने वाला है पैटर्न में? आ सकता है, लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन चला जाएगा? ये तो आप नहीं कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा। कंट्रीज एक दूसरे के साथ अभी भी काम करेंगी, ट्रेड करेंगी। तो बायलैटरल डील्स जो है ना कि आप सिर्फ नेबर्स के साथ करते हो, लेकिन जो लोग दो कॉन्टिनेंट अभी दूर हैं आपसे, उनके साथ भी आप करते हो। तो ग्लोबलाइजेशन जो है अब डिफरेंटली होगा, पहले से अलग तरीके से होगा, लेकिन ये एग्जिस्ट जरूर करेगा। दूसरा है सप्लाई चेन। इनका कहना है, अपने पेपर में इन्होंने कहा है कि इंडिया के पास 5 साल है कि वो एडवांटेज ले सकते हैं सप्लाई चेन का। यहाँ पे जो चाइना के पास सप्लाई चेन है हम वो बिल्ड कर सकते हैं अगले 5 साल में, ताकि सिर्फ टैरिफ और टैक्सेस की वजह से यहाँ पे कोई ना आए। यहाँ पे कोई कंपनी इसलिए आए क्योंकि अगर यहाँ पे कोई कार कंपनी अगर खोलता है तो उसे यहीं पास से टायर्स मिल जाएंगे, पास से सीट्स मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, कहीं से सेमीकंडक्टर चिप्स मिल जाएंगी दूसरे स्टेट से। तो एक पूरा वैल्यू चेन क्रिएटेड रहेगा कि यहाँ पे अगर आपको बेसिकली एक ऑटोमोबाइल कंपनी खोलनी है तो बस आप एक प्लान बनाओ और बाकी सारी चीजें आप एक्वायर कर सकते हो आसपास से। ये होना जरूरी है इंडिया में और तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा कंपनीज के लिए। नहीं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप टैक्स को कितना ही कम कर दो, आपके लिए नहीं घटने वाला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट कंपोनेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो चाइना में बहुत कम है। चाइना में असली बेनिफिट ये नहीं है कि वहां पे लेबर सस्ता है या फिर टैक्स कम है, नहीं, वहां पे पूरा सप्लाई चेन क्रिएट करती है वहां की गवर्नमेंट। तो आसपास आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? लेबर चाहिए, आसपास कॉलेजेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आसपास ग्रिड होगा आपके पास, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वही आसपास माइंस होंगे, प्रोसेसिंग कंपनीज होंगी, लॉजिस्टिक्स कंपनी होंगी इधर से उधर ले जाने वाली। तो बस आपको प्लग एंड प्ले की तरह है कि आपने आज यहाँ ऑफिस सेटअप किया और आज से आपका काम शुरू हो गया, आपको सालों नहीं लगने वाले पूरा चेन क्रिएट करने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडिया को बहुत आगे लेके जा सकता है और इसके लिए इंडिया के पास सिर्फ 5 साल का समय है, इनका ये कहना है।
कॉपर रश। कॉपर एक नया स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल है क्लीन एनर्जी के लिए, और इस टाइम पे हम लोग वर्ड रश ना गोल्ड के साथ सुनते थे। ये जो रश वर्ड है गोल्ड के साथ आता था, लेकिन अब कॉपर के साथ आ रहा है। क्यों? आप जितना भी क्लीन एनर्जी देख लो, इसमें रॉ मटेरियल, स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल क्या है? कॉपर। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कि डेटा सेंटर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल डिमांड करीब 40% बढ़ जाएगा बाय 2040, एंड सप्लाई अभी भी बहुत पीछे है। तो एक रिपोर्ट आई है यूएनसीटीएडी द्वारा, कॉपर उसमें कहा गया है कि क्रिटिकल मिनरल है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन के टाइम पे स्पेसिफिकली इसके सप्लाई चेन बहुत फ्रैगमेंटेड है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्योंकि शिफ्ट हो रही है, तो आप देखो तो 50% जो ग्लोबल कॉपर कॉपर रिजर्व है वो सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है। दुनिया का 50% कॉपर 5 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा, चिली में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, पेरू में, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 8% और रशिया में 8% है। 4 कंट्रीज मोर देन हाफ ऑफ माइनिंग आउटपुट देती हैं। सिर्फ 4 कंट्रीज मिलकर कितना आउटपुट दे रही है इसमें? 50% से ज्यादा का। ग्लोबल कॉपर माइन प्रोडक्शन जो है यहाँ पे भी 4 कंट्रीज का अगर आप देखोगे तो चिली है, कॉन्गो है, पेरू और चाइना है, जहां पे 23%, 14%, 11% और 8% का मार्केट शेयर है। सिर्फ एक कंट्री चाइना इंपोर्ट करती है 60% ग्लोबल कॉपर और प्रोड्यूस करती है 45% ऑफ वर्ल्ड रिफाइंड कॉपर। तो आप ये देखो, चाइना अकेले 60% कॉपर ओर को इंपोर्ट कर लेता है, पूरी दुनिया का 60%, और 45% जो वर्ल्ड का रिफाइंड कॉपर है प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना करता है। तो चाइना पूरा डोमिनेंट है यहाँ पे। ज्यादातर जो वैल्यू ऐड होता है कॉपर को वो होता है वायर प्रोडक्शन में। वायर जितने भी प्रोड्यूस होते हैं वो सारे कॉपर के होते हैं, और जर्मनी जो है टॉप कॉपर वायर एक्सपोर्टर है। कॉपर वायर सबसे ज्यादा जर्मनी एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो 2024 में हुआ था 5.09 लाख टन, और 2025 में हुआ है 5.73 लाख टन। और यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर आप देखोगे तो 2020 में हमारा कितना था? 6.6 लाख टन। मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कॉपर को। तो कहीं ना कहीं कॉपर में हमें एक बहुत बड़ा रश देखने को मिल सकता है, और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आगे, क्योंकि हम पॉलिसीज हमारी जितनी भी है वो ईवीज की तरफ जा रही है, क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है। तो कॉपर की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगी पहले से। Better asset quality, easing stress. Banks get bolder, may go deeper into unsecured waters. अब यहाँ पे बैंक्स इंडिया में क्या कर रही है ना, रिस्क थोड़ा ज्यादा लेने के बारे में सोच रही है। आप कहोगे अच्छा बैंक्स रिस्क ज्यादा कैसे ले रही है? अब बैंक्स ना गियर अप कर रही है, कॉशियसली आगे बढ़ रही है कि वो ना अपना अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो बनाए। मतलब पोर्टफोलियो अगर बैंक का होता है ना, मान लो ये बैंक का पोर्टफोलियो है, मैंने यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे एक होता है सिक्योर्ड लोन, ठीक है। यहाँ पे ये है लेट्स से सिक्योर्ड, मतलब यहाँ पे मैंने मॉर्गेज ले रखा है, या फिर आपका कुछ भी गिरवी रखा है मैंने, तो अगर आप लोन डिफॉल्ट कर दोगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस मॉर्गेज को सेल कर दूंगा। और एक ये पोर्शन हो गया, लेट्स से ये हो गया अनसिक्योर्ड का। तो बैंक चाहती हैं कि जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, जैसे पर्सनल लोन में कोई भी गारंटी नहीं होती, राइट, इस तरीके के कि आप मॉर्गेज नहीं रखते हो पर्सनल लोन में, क्रेडिट कार्ड में कोई मॉर्गेज नहीं गया होता है आपका। तो आप ये देखो कि बैंक सब फोकस कर रहे हैं कि वो अनसिक्योर्ड वाला पोर्टफोलियो बढ़ाएं। और इस पोर्टफोलियो में फायदा क्या है कि बैंक्स को ना इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा मिलता है। एक होम लोन में बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू अ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन। तो बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रही है। क्यों? क्योंकि इनके एसेट क्वालिटी ऑलरेडी काफी पहले से इंप्रूव हो चुके हैं। तो ऐसा होता है ना कि जब आप फंडामेंटली मजबूत हो तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। तो इनका स्ट्रेस कम हो गया है की सेगमेंट्स में, जैसे कि पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स में। और बैंक ने इंडिकेट किया है कि जो प्रेशर है अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्पेस में, पर्टिकुलरली पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में, ये स्टडी डिक्लाइन दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल इनकी क्वालिटी है एसेट की वो बढ़िया है। मतलब जो भी इन्होंने लोन दिए हैं लोगों को वो वापस आ रहे हैं, अच्छे तरीके से टाइम पे वापस आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका कहना है कि जो बिहेवियर है अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो का, ये पैन आउट कर रहा है ब्रॉडली, जैसा कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था। स्ट्रेस कम हो गया है। स्ट्रेस मतलब कि जो डिलिंक्वेंसीज हम बोलते हैं, या लोग जो लोन मिस कर रहे होते हैं पर्सनल लोन्स में, वो कम कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा होगा, राइट। जो लेंडिंग है थोड़ी कम भी हुई है पर्सनल लोन की कैटेगरी में, तो अब यहाँ पे स्पेस है कि एक्सपैंड कर सकते हैं। तो टैक्सेशन बेनिफिट की वजह से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी लोअर एंड कस्टमर्स हैं वो पर्सनल लोन्स को एज एन ऑप्शन देखेंगे, और इनका अनुमान है कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ ये हासिल कर सकते हैं पर्सनल लोन के कैटेगरी में। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है काफी बढ़िया रहेगी। तो बैंक्स अगर ये सक्सेसफुली कर पाए तो आगे बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिल सकते हैं, बहुत बढ़िया एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है उनके लोन पोर्टफोलियोज पर। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, सेंट्रल बैंक थिंक अ फ्यू डॉलर्स लेस विल डू। तो डॉलर डोमिनेंस अगर आप देखोगे ना ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ये धीरे धीरे घट रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है भाई, पूरी दुनिया में आप देखो ना तो डॉलर का
डोमिनेंस रहा है। दुनिया भर की सारे सेंट्रल बैंक्स डॉलर के रिजर्व्स मेंटेन करते हैं। क्या कोई मेंटेन करता है दूसरे के रिजर्व्स? करता है, लेकिन क्या उस अमाउंट में करता है जिस अमाउंट में डॉलर रिजर्व्स मेंटेन होते हैं? नहीं। चाइना के पास $3 ट्रिलियन के डॉलर रिजर्व्स हैं। इंडिया के पास $700 बिलियन के करीब के डॉलर रिजर्व्स रहते हैं। तो ये मतलब आप देखो डोमिनेट कर रहा है ये सारे करेंसी रिजर्व्स को। और ये एक पास्ट डेकेड में एक एम्पल प्रूफ रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड ये इंक्रीजिंगली देख रहे हैं दूसरे एसेट क्लासेस को कि हम उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकें। जो शेयर है यूएस के डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अक्रॉस सेंट्रल बैंक से गिरा है टू 57% एज ऑफ दिसंबर 2024 फ्रॉम 65% इन 2016। तो आईएमएफ का डेटा आ रहा है जो कह रहा था 65% जो रिजर्व थे वो डॉलर में थे 2016 में, 2025 में कितने पे आ गया है? 57% पे। और इकोनॉमिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मॉनेटरी अथॉरिटीज है मतलब सेंट्रल बैंक्स है ना, वो और ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे अपने एसेट्स को, मतलब रिजर्व्स को डॉलर से कम, डॉलर के टर्म्स में जो रिजर्व्स है उसको कम करेंगे और दूसरे एसेट्स की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देखो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं एसडीआर, जैसे एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है जिसका वैल्यू बेस्ड होता है बास्केट ऑफ 5 करेंसी में। तो कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे एसडीआर क्या होता है तो आपको बोलना है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होता है? यहाँ पे वैल्यू पे बेस्ड होता है बास्केट ऑफ 5 करेंसी पे। एक बास्केट है जिसमें 5 करेंसीज हैं, जिसमें एक यूएस डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेनमिनबी है और इसके अलावा जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। ये 5 करेंसीज हैं, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। और अगर ये इंडेक्स बढ़ता है तो डॉलर क्या होता है? स्ट्रेंथ गेन करता है और ये कंपेयर टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। और जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है इस इंडेक्स का, वो दिखा रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से डॉलर इंडेक्स ना कहीं कमजोर रहा है और फ्लक्चुएशंस भी आई काफी ज्यादा। जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते हैं तब ये बढ़ जाता है बस, नहीं तो वापस से ये नीचे आने लगता है। ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड होल्डिंग 26,000 टन से 32,000 टन कर दी है पिछले 15 सालों में। तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड भी बाय कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड दिखा रहा है कि हम कहीं ना कहीं डॉलर रिजर्व से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे एसेट्स पर। टाटा में डबल आईफोन केसिंग्स कैपेसिटी टू 1 लाख। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक कदम उठा रहा है यहाँ पे सीरियस कि वो अपने प्रोडक्शन को ना और ज्यादा इंक्रीज करेगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहता है कि वो डबल कर दे अपने एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ऑफ अराउंड 50,000 इनक्लोजर्स। तो यहाँ पे डबल करना चाहता है वो अपने ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जितने भी ये चिप्स बनाता है। और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एक मेजर टाटा ग्रुप है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पे काफी बढ़िया आगे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। और हमने देखा था कि यूएस में बिकने वाले सारे जितने भी आईफोन्स हैं, यहाँ पे चाहता है यूएस की वो इंडिया से आए, जो कि $40 बिलियन के हैं। $40 बिलियन के आईफोन यूएस में बिकते हैं ओवरऑल नए, और ये चाहता है कि इंडिया से इंपोर्ट करे। तो यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा कैंडिडेट है जो इसका मेजर चंक लेके जाएगा मुझे लगता है, जिस हिसाब से उनके पास कैपेसिटी और जिस हिसाब से उनके पास रिजर्व्स हैं कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। तो इन्होंने पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी में भी आप देखो 60% स्टेक बाय कर लिया था टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, जिसके बाद ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है आईफोन प्रोडक्शन की सबसे बड़ा एक मैं कहूंगा कैंडिडेट है इंडिया में। और स्पेसिफिकली आप देखो सेमीकंडक्टर स्पेस में भी तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। टेस्ला स्काउट्स फॉर लैंड इन सतारा टू सेटअप सीकेडी यूनिट। अब टेस्ला की बात करते हैं तो हमने देखा एप्पल प्रोडक्शन, आईफोन प्रोडक्शन, अब बात करते हैं टेस्ला प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे लैंड पार्सल्स ये सतारा में एक्सप्लोर कर रहा है। ये होम टाउन है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकांत शिंदे का महाराष्ट्र के। और एक कंप्लीटली नॉक डाउन असेंबली यूनिट सेटअप होगी किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है। और ये तब आया है, तब ये बात तब आ रही है जब टेस्ला ने निगोशिएट किया किसके साथ? हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग के साथ, जब आगे बात लेकिन नहीं बढ़ पाई। एंड इसके बाद ये और भी इंडियन फर्म्स और जॉइंट वेंचर के साथ डिस्कशंस कर रहा था कि लैंड एक्वायर करेगा और सेटअप करेगा एक सीकेडी यूनिट। और सीकेडी एक मेथड है जिससे ये रिड्यूस करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज और फैसिलिटेट करते हैं लोकल असेंबली। तो बाहर से आप लेकर आओगे यूनिट्स को और यहाँ पे असेंबल करके उनके पार्ट्स को आप बेचोगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, यहाँ पे बेसिकली असेंबल हो रहा है। तो यूएस की जो कार मेकर की एंट्री है इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि लास्ट क्वार्टर तक हो जाएगी इस करंट फाइनेंशियल ईयर के। और कंपनी ने ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं शोरूम के लोकेशंस मुंबई में कि ताकि ये इंपोर्टेड कार्स इंडिया में बेच पाए। तो टेस्ला इंडिया में फाइनली कदम बढ़ाने वाला है अपने आगे, और यहाँ पे सीकेडी यूनिट्स के असेंबली के लिए भी अपने लोकेशंस को स्काउट कर रहा है। महाराष्ट्र को उन्होंने चुन लिया है एज देयर फेवर्ड लोकेशन।
तो आई थिंक महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा यहाँ पे गेन लेकर गया है अपने लिए। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो और भी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है ना, वो भी वहीं पर अपना सेटअप कर लेंगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज़्यादातर। क्यों? यही बात है कि सप्लाई चेन महाराष्ट्र में उनके लिए काफ़ी ईज़ी होगा। जो ओवरऑल सप्लाई चेन होता है, वैल्यू चेन होता है, उनके लिए वो क्रिएटेड है। बहुत ईज़ी है कोई भी पार्ट्स को एक्सेस करना, लोकली पार्ट्स मिल जाएँगे, चीज़ें मिल जाएँगी बहुत लो कॉस्ट पे। तो ये एक बेनिफिट मिलता है कंपनीज़ को महाराष्ट्र में और गुजरात में। बात करते हैं फिर से आईफ़ोन के बारे में। और आईफ़ोन एक्सपोर्ट्स इंडिया में 116% बढ़े हैं। कब? अप्रैल में। तो शिफ्ट आया है आईफ़ोन असेंबली का फॉर यूएस मार्केट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। और मासिव इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट्स में इंडिया से जो यूएस आईफ़ोन्स गए हैं अप्रैल में 17,200 करोड़ के आईफ़ोन्स गए हैं। तो ये 116% की ग्रोथ है यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और नंबर्स कंसिस्टेंट है उनके अनाउंसमेंट से ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स जो सीईओ टिम कुक ने अनाउंस किया था एप्पल के अर्निंग्स कॉल में। तो जो ईमेल शेयर किया गया है, उसपे कोई रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स नहीं आया है, लेकिन यूएस एक्सपोर्ट्स अभी देखोगे तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मतलब आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो यूएस में आईफ़ोन कंजम्पशन होने वाला है उसके लिए। तो ये एप्पल का थर्ड ईयर ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया में और इनके वेंडर ने प्रोड्यूस किया है करीब-करीब 9,000 करोड़ के आईफ़ोन्स, जो 57% है और आईफ़ोन्स वर्थ 4,987 करोड़ वर एक्सपोर्टेड। तो 57% यहाँ पे एक्सपोर्ट हुए हैं। तो इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट हम दोनों को कैटर कर सकते हैं फॉर आईफोन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। यूएस फर्म वास्ट कीन टू यूज इंडियन रॉकेट्स फॉर इट्स स्पेस स्टेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ यूएस बेस्ड कंपनी की जिसका नाम ही वास्ट है, वीएएसटी। और ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे नेक्स्ट ईयर। और इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इन यूजिंग इंडियन रॉकेट्स के ट्रांसपोर्ट करें क्रू मेंबर्स को अपने ऑर्बिटल लैबोरेटरी में। तो वास्ट के जो सीईओ है मैक्स होड, इन्होंने आईएसआरओ के चीफ और लीडरशिप से मीटिंग करी ऑन द साइडलाइंस ऑफ ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे। और डिस्कस करने की बात की कि पॉसिबल कोलैबोरेशन ये डिस्कस करेंगे इन द एरिया ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और स्पेस हैबिटेशन कंपनी यहाँ पे रेस में है कि वो बिल्ड करे स्पेस स्टेशन दैट विल बी सक्सेसर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी प्लान कर रही है कि वो लॉन्च करे हेवन वन, एक सिंगल मॉड्यूल स्पेस स्टेशन होगा जिसे लॉन्च किया जाएगा ऑन स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट। और राइट नाउ ये इस ट्रैक पर है कि लॉन्च करेंगे मई 2026 में, जो कि आगे डिले भी हो सकता है ऑफ कोर्स। वास्ट प्लान कर रहा है कि वो सीरीज ऑफ टेस्ट करेगा स्पेस स्टेशन पर बिफोर फ्लाइंग एस्ट्रोनॉट्स टू ऑर्बिटल लैबोरेटरी बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है हेवन 2 का, वो काफी बड़ा स्पेस स्टेशन होगा जिसे 2028 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बात चल रही है स्पेस को कमर्शियलाइज करने की और स्पेस टूरिज्म को बूस्ट करने की, ताकि एक नॉर्मल इंसान को अगर वो पे कर सकता है तो वो स्पेस में भी जाकर घूमकर आ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसी वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें, एंड इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।